हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा, भगवान श्री राम लला के किए दर्शन, रामायण कालीन वृक्ष भी लगाया। इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन पंपी के घर आईटी का छापा, लॉन्च की थी समाजवादी इत्र, सपा के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन। जैन विश्वास यात्रा का स्वागत करेंगे सीएम योगी, कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी, 40-50 हजार लोग आने की संभावना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पंथा चौक पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर, 4 पुलिसकर्मी घायल। ओमिक्रॉन के 2 नए लक्षण आए सामने, कोरोना के पुराने वेरिएंट से बिल्कुल अलग है लक्षण, देश में संक्रमितों की संख्या पहुंची 1000 के पार। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या दौरे पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री राम लला का दर्शन कर मंदिर निर्माण के कार्यों को देखा। इसके बाद अयोध्या में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा को भी संबोधित किया। अयोध्या में उनके भव्य स्वागत की तैयारी शुरू कर दी गई, जहां उनके पहुंचते ही भव्य स्वागत किया जाएगा। बता दें कि भारतीय पार्टी के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा अयोध्या में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं वो सरयू नदी पर आरती पूजन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में 1 लाख लोग शामिल होंगे। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर कार्रवाई करने के बाद आयकर विभाग ने अब पुष्पराज जैन के यहां छापा मारा। पुष्पराज जैन के 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और इन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग की टीम सुबह 7 बजे पुष्पराज जैन के घर पहुंची। पीयूष जैन की तरह ही पुष्पराज जैन भी कन्नौज के इत्र कारोबारी हैं। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम पुष्पराज जैन के घर, ऑफिस समेत यूपी के 50 ठिकानों पर छापा मारा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई। पीयूष के घर से करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया गया। चुनाव से पहले पीयूष जैन को समाजवादी पार्टी का करीबी बताया जा रहा है, हालांकि उनका सपा से कोई कनेक्शन नहीं है। बताया जा रहा है कि अखिलेश इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान कानपुर के ही दूसरे इत्र कारोबारी और सपा एमएलसी पम्मी जैन भी पूर्व सीएम के साथ रह सकते हैं। पम्मी जैन को पीयूष जैन का रिश्तेदार बताया गया था। दरअसल पीयूष जैन के घर पर छापेमारी के बाद से ही बीजेपी नेता सपा पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अब इस मामले पर अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर देहात जाएंगे। इस दौरान वो कई सौगात देंगे। इसमें पेयजल योजना, मिनी स्टेडियम, हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज, सड़क समेत कई परियोजना शामिल हैं। सीएम यहां 35 परियोजनाओं का लोकार्पण तो 51 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति के गांव परोख में विकास काम भी इसमें शामिल है। लोकार्पण वाली परियोजनाओं में करीब 3 करोड़ की लागत से खान चंद्रपुर पेयजल योजना की सौगात मिलेगी। यहाँ पर अभी तक क्रोमियम के चलते लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता था। इसके अलावा मिर्जापुर लकोटिया पेयजल योजना, अंता खेड़ा कुर्सी पेयजल योजना भी शामिल है। करीब 5.28 करोड़ में मैथा तहसील भवन, 2.31 करोड़ से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रसूलाबाद, पॉलिटेक्निक अकबरपुर में 60 बेड का हॉस्टल, पॉलिटेक्निक सिकंदरा में भी इतने ही बेड के हॉस्टल की सौगात मिलेगी। रायबरेली में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सीएम यहां बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के बाद 850 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम का हेलीकॉप्टर करीब 2 बजे यहां पहुंचेगा। योगी के दौरे को लेकर प्रशासनिक अफसरों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं सोनिया गांधी के गढ़ में सीएम योगी के दौरे को लेकर सियासी तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नए साल पर किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम किसानों को योजना की 10वीं किश्त की राशि जारी करेंगे। 1 जनवरी 2022 को 10 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर प्रधानमंत्री करेंगे। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों के बैंक खाते में 1.6 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी को बड़ा झटका दिया। यहां कांग्रेस ने 1184 वार्ड में से 501 में जीत हासिल की, जबकि सत्ताधारी बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और पार्टी ने 433 वार्ड पर जीत हासिल की। वहीं जेडीएस तीसरे नंबर पर रही और सिर्फ 45 वार्ड में जीत हासिल कर ली। नगर सभा की बात करें तो 8 सीटों में से कांग्रेस ने 5 में जीत हासिल की, वहीं बीजेपी को 1 पर जीत मिली है और 2 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। कांग्रेस इन चुनावों में पहले नंबर पर रही, वहीं राज्य की सत्ताधारी बीजेपी दूसरे, जेडीएस तीसरे नंबर पर रही। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी सभी कन्नड़ भाइयों और बहनों को उनके आशीर्वाद और स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी में दिखाए गए विश्वास के लिए गहरा आभार व्यक्त करती है। पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी तारीफ करती है। वे स्थानीय लोगों तक पहुंचे और जीत के पथ प्रदर्शक बने। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। राजस्थान सरकार हरिश्चंद्र माथुर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर में 25 करोड़ की लागत से नया ऑडिटोरियम बनवाएगी। आपको बता दें कि जल्द ही इसका काम शुरू होगा। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने पुराने हॉस्टल को अपग्रेड करने के लिए 10 करोड़ रुपए और देने की घोषणा की है। उन्होंने ट्रेनी आरएस अफसरों से कहा था कि वो गांधी जी की जीवनी जरूर पढ़ें, इससे मिलने वाली सीख हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी। राज्य सेवाओं के 2021 बैच की बेसिक ट्रेनिंग के शुभारंभ के मौके पर गहलोत ने अफसरों को सीख दी कि उनकी कलम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के हित में चलनी चाहिए। गहलोत ने कहा, ईमानदार और संजीदा प्रशासनिक अधिकारी को जनता भी साथ देती है। सीएम ने कहा कि एक अच्छा अधिकारी वो है जो जात पात धर्म क्षेत्रीयवाद से ऊपर उठकर अपनी ड्यूटी करे। आवश्यकता कम रहेगी, सादगी से रहेंगे। इस गांधी के देश में हम लोग रहते हैं और गांधी ने भी कहा था जब आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए सीख है वो कि जब कभी आपकी कलम में कोई संदेह पैदा हो मैं क्या फैसला करूं, आप उस गरीब व्यक्ति को याद करो जिसको जिंदगी में आप देखा हो और फिर कल्पना करो कि जो मेरी कलम उस दिशा में चले जैसे अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति का भला हो रहा है क्या इससे, और उस पर देरी होती है तो कितना दुख होता हो, उसको होता है, उसके परिवार को होता है, समाज को होता है। तो सरकार में जब परफेक्शन होना चाहिए कि तमाम जो कमियां आई है समय के साथ साथ वो सब कमियां समाप्त हो और मैं उसमें लगा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि रेगुलर अभी करीब 1 लाख के आसपास हम लोगों ने भर्ती कर दी है और 1 लाख के आसपास की भर्तियों का प्रक्रिया चल रही है विभिन्न विभागों के अंदर। उसमें कोई अर्ज नहीं है। डेमोक्रेसी में बात सरकार तक पहुंचे, सरकार के मुखिया तक पहुंचे, अधिकारी तक पहुंचे, होना भी चाहिए। तो कई काम ऐसे होते हो ही नहीं सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है या नियमों नहीं है, उसके लिए हम लोग धरना देते हैं, वो अच्छी बात भी नहीं होती है। या हम लोग बेरोजगार संघ बना करके आंदोलन करने लग जाए। तेजी से फैल रहे कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वैक्सीनेशन अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने राजस्थान में नए साल पर 3 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। हम लोगों को एक मौका दे रहे हैं, वो खुद अपने हिसाब से आगे आकर अनुशासन का पालन करें, वरना 3 तारीख के बाद सरकार को सख्ती करनी पड़ सकती है। मास्क पहने, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, पर सबसे बड़ी बात है वैक्सीन दोनों लगाना आवश्यक है उसके खुद की जिंदगी के लिए। कई लोग लापरवाह करते हैं साहब कि मेरे कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्यों लगवाऊं। उसको नहीं मालूम है कि आपके हो चुका है, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, इसलिए आपको नहीं मालूम पड़ा, पर आपको अधिकार नहीं है। अगर आपको हो गया तो आप कहीं जाएंगे तो और लोगों को फैला देंगे आप, ये अधिकार किसी को नहीं होता। इसलिए हमने कहा ये आवश्यक नहीं, अनिवार्य होना चाहिए वैक्सीन। इसमें जनता से मैं अपील करूंगा अपने खुद के, अपने परिवार के, अपने समाज के हित में सब लोग दोनों वैक्सीन लगाएं। 20,000 शिक्षकों की भर्ती राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के तहत की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि साल 2022 में 14 से 15 मई को रीट कराने का निर्णय किया गया है। इससे प्रदेश को करीब 20,000 नए शिक्षक मिल सकेंगे। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। बता दें कि सीएम गहलोत ने अपने दूसरे ट्वीट में बताया कि इसके साथ ही
पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स और पंचायत सहायकों की समस्याओं को भी उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हल में करने के लिए समयबद्ध रूप से कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार रात सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। वहीं मुठभेड़ के दौरान 4 जवान भी घायल हो गए। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। वहीं सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई में बीते 24 घंटे में 9 आतंकवादी मारे गए। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों में भी 6 दहशतगर्दों को ढेर किया गया था। श्रीनगर में गुरुवार को आतंकियों के खिलाफ चलाई जा रही सुरक्षा बलों की मुहिम पूरी हो गई है। इस दौरान 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। वहीं इस मुठभेड़ में 4 जवान घायल हो गए हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल कानपुर पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपना दल और बीजेपी ने साथ मिलकर हमने विकास के काम किए हैं और उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपना दल और बीजेपी साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बातचीत चल रही है, जल्द ही इस पर फैसला होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि विपक्षी दल विकास कार्यों को अपने द्वारा किए गए शिलान्यास बता रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार जिस कार्य का शिलान्यास कर रही है उसे पूरा करा रही है और पिछली सरकारों से छोटे कार्यों को भी पूरा कर रही है। यूपी के कौशाम्बी में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चायल विधानसभा पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने कौशाम्बी में विकास के तमाम कार्य किए हैं। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव जातिवाद, परिवारवाद और का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव राष्ट्रवाद का चुनाव है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया। कहा कि 2017 से पहले जब प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं थी, तब बिजली का तार पकड़ने से करंट नहीं लगता था, बल्कि बिल पकड़ने से करंट लगता था। 2017 से पहले शाम 6 बजे ही प्रदेश में हमारी बहन बेटियों को गुंडे उठा ले जाते थे, उनकी स्कूटी छीन ली जाती थी। लेकिन वहीं जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से उत्तर प्रदेश में रामराज और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं और इसके साथ ही अपराध पर भी अंकुश लग गया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर प्रशासन से लेकर लोगों तक की चिंता बढ़ा दी है। कुछ ही दिनों में कोविड के बढ़े मामलों में दोगुनी बढ़ोतरी से देश में तीसरी लहर की आशंका गहरी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 30 दिसंबर को पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 13,154 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो बुधवार की तुलना में 43% ज्यादा है। वहीं देश के 2 प्रमुख शहरों मुंबई और दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों के मामले आ रहे हैं। मुंबई, दिल्ली एक बार फिर कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 3,671 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं दिल्ली में 8 महीने बाद सबसे ज्यादा यानी 1,313 केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर ने गौतम बुद्ध नगर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। साथ ही गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। साथ ही इसके तहत बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह की गतिविधि का इजाजत नहीं होगी। दरअसल कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए धारा 144 की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। साथ ही इसके बाद अब जनपद में एक साथ भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकेगी। शादी समारोह में भी अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी। किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। ओमिक्रॉन के चलते देश में तीसरी लहर की आहट भी शुरू हो गई है। मुंबई में बीते दिन कोरोना के 2,510 नए मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने मुंबई में धारा 144 लागू कर दी है। मुंबई में 7 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही नए साल के जश्न मनाने पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें कि प्रशासन ने 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक मुंबई में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का जश्न मनाने पर भी रोक रहेगी। बता दें कि रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब में 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक कोई पार्टी नहीं होगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट की अब बिहार में भी एंट्री हो गई है। पटना में एक 26 साल का युवक ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है। युवक हाल ही में दिल्ली से लौटा था। आधिकारिक के मुताबिक दिल्ली में युवक विदेश से लौटा अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था। स्टेट हेल्थ सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय कुमार सिंह ने बिहार में ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि की है। संक्रमित युवक पटना के किदवईपुरी इलाके का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि युवक पिछले हफ्ते अपने रिश्तेदार से मिलने दिल्ली गया
था। पटना लौटने के अगले दिन ही उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। फरीदाबाद में करीब 28,000 ऑटो और 150 से ज्यादा हरियाणा रोडवेज की बस चल रही है। इसके अलावा निजी बसों का भी परिचालन किया जा रहा है। इन सार्वजनिक परिवहनों में रोज 2 लाख के आसपास यात्री सफर कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन का कहना है कि बस और ऑटो के चालकों के लिए कोरोना से बचाव के लिए टीके की दोनों डोज ज्यादा जरूरी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अब पंजाब में भी दस्तक दे दी है। पंजाब में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। बता दें कि 36 साल का शख्स जो स्पेन से आया था उसमें ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। बुधवार को कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 5 नए मरीज मिले हैं। बता दें कि 12 दिन के भीतर देश में ओमिक्रॉन का खतरा 8 गुना बढ़ चुका है। साथ ही 29 दिसंबर तक 800 के पार हो चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के नए केस दूसरी लहर के बाद सबसे ज्यादा आ चुके हैं। देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्कूल किसी भी छात्र को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पहले अभिभावकों से सहमति लेनी होगी। शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा के आदेश पर गाइडलाइन जारी की है। यूपी के सभी वार्डों के स्कूलों पर यह गाइडलाइन लागू होगी। स्कूलों को विकल्प के तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करानी होगी। यदि स्कूल में किसी की भी तबीयत खराब होती है या उसे जुकाम, बुखार या कोई भी लक्षण दिखता है तो उसे चिकित्सीय सलाह के साथ उनके घर पहुंचने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राजस्थान में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े को लेकर राज्य सरकार ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। पुलिस शासन को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं नववर्ष की पूर्व संध्या पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालन पुलिस सख्ती से करवाएगी। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए साल में आपकी जेब का बोझ थोड़ा और बढ़ने वाला है। अगर आपको डिजिटल लेन देन की आदत नहीं है या आप नकद लेन देन का कोई ज्यादा यूज नहीं करते हैं और ज्यादा पसंद नहीं करते हैं तो नगद पैसा रखना और निकालना महंगा साबित होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम लाने वाली है। आपको बता दें कि एटीएम से पैसे निकालने के नए नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद एटीएम से निकासी थोड़ी महंगी हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के मुताबिक अब 1 जनवरी 2022 से एटीएम से निकासी के नियम बदल जाएंगे। आरबीआई ने इस बारे में जून 2021 में ही घोषणा कर दी थी और बैंकों से कहा था कि वह पहले जनवरी से अपने ग्राहकों को से अधिक एटीएम शुल्क वसूल कर सकते हैं। अब बैंकों के ग्राहकों को हर महीने बैंक एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा पार करने के बाद अतिरिक्त निकासी के लिए अधिक शुल्क देना होगा। सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था से सराबोर है। यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी हुई है। साल के अंतिम दिन से न्यू ईयर पर दर्शनार्थियों की भीड़ जुटने की रौनक गुरुवार से ही देखी जा रही है। इससे होटल, धर्मशालाओं में हाउसफुल की स्थिति बनने लगी है। आपको बता दें कि यहाँ लगातार बढ़ती भीड़ के बीच कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कुछ लोग लापरवाही करते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन बालाजी मंदिर प्रबंधन ने इसके पुख्ता बंदोबस्त कर दिए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन को पत्र भेजकर सुरक्षा बंदोबस्त का आग्रह भी किया गया है। बता दें कि मंदिर के महंत नरेश पुरी महाराज के निर्देशन में आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान के गंगापुर सिटी के बाटोदा थाना क्षेत्र के आरामपुरा गांव में गुरुवार सुबह एक युवक का शव मिला। युवक का शव मिलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर बाटोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को गंगापुर सिटी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को शव सौंपा, लेकिन परिजनों ने शव नहीं लिया। परिजन हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए हैं, जिसके बाद देर रात पुलिस ने हत्या के मामलों की जांच की और उसका खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना की साजिश रची। बता दें कि मृतक के मोबाइल से मिली कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।